हमारे साथ आज कविता अस्थाना मैम है। कविता अस्थाना मैम इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन इंडियन विजडम की डायरेक्टर हैं। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन इंडियन विजडम, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे मैम। जी। दरअसल सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूंगी कि देयर इज अ वर्ड कॉल्ड नॉलेज एंड देयर इज अ वर्ड कॉल्ड विजडम। जी जिस चीज की हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ज्ञान की, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, जबकि नॉलेज का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। जी एक्चुअली हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसमें ज्ञान का एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। तो जो विजडम वर्ड है, जिससे विवेक वर्ड भी मतलब इसका मतलब निकलता है, इसका मतलब बुद्धिमत्ता भी निकलता है, इसका मतलब ज्ञान भी निकलता है। तो जितनी भी हमारी प्राचीन विद्याएं रही हैं, उन सब के में रिसर्च करके, शोध करके, और फिर उसके आउटकम्स एक साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन के साथ यंगस्टर्स को देना, भारतीयों को देना, जिससे कि वो एक फीलिंग ऑफ सेल्फ प्राइड हो। क्योंकि आमतौर पे जो भारतीय हैं वो ये मान के चलते हैं कि एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द वेस्ट इज टू बी फॉलोड, और वो अपने जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो इंडियन कल्चर के हैं, इंडियन साइंसेस के हैं, बीट आयुर्वेद, बीट योग, बीट एस्ट्रोलॉजी, बीट एस्ट्रोनॉमी, व्हाटएवर, तो उसको वो कहीं ना कहीं दरकिनार करते हैं जब तक कि फॉरेन से उस पर कोई स्टैंपिंग ना हो जाए। जी तो हमारा यही मकसद है कि हम कहीं भी लोगों को ये बताने में असमर्थ न रह जाएं। साइंस है हर चीज के पीछे, और उस साइंस को हमें समझ में नहीं आता, तो इट इज आवर फॉल्ट, नॉट द फॉल्ट ऑफ द इंडियन साइंसेस। थैंक यू मैम। मुझे समझ में आया मैम। थैंक यू वेरी मच। आपने आपके इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। मैम, आपका एक सीरीज चला था यूट्यूब पे, पेरेंटिंग द इंडियन वे, ठीक है, 2019 में चला था। उसके बारे में थोड़ा बताइए मैम, आपने ऐसा सीरीज बनाने के बारे में क्यों सोचा? जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक इंस्टीट्यूट रन करती हूँ इन इंडियन साइंसेस, और इसके साथ साथ मैं एक आश्रम में भी काम करती हूँ, और आश्रम व्यवस्था एक गुरुकुल परंपरा होती है। तो उसमें जीवन से जुड़ी हुई सारे स्टेजेस जो होते हैं, उन सब के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। तो पेरेंटिंग अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पेरेंटिंग एक्सीडेंटल होती है, इट इज नॉट प्लान्ड, और अगर प्लान्ड भी होती है तो इट इज प्लान्ड ऑन द फाइनेंशियल डायमेंशंस। तो हम लोगों ने कोशिश करी, आने वाले भविष्य में क्या पता आपसे बातचीत में कुछ संकेत हो जाए और हम कुछ इस पे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर पाए। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जब भी हम पेरेंटिंग की बात करते हैं या बच्चों की बात करते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो हम हमेशा वेस्ट की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि साइकोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ वेस्ट, और उसको पढ़ते भी वेस्टर्न ओरिएंटेशन से हैं। तो अब सारी वेस्ट की फिलोसफीज इंडियन क्लाइमेट, इंडियन माइंडसेट, इंडियन पीपल पे लागू कैसे कर सकते हैं? जबकि मेरी अपनी रिसर्च जो है वो साइकोलॉजी में है। आई हैड बीन अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, लेकिन व्हेन आई एंटर्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी, मैंने ये पाया कि द आइडियल ब्लेंड वुड बी स्पिरिचुअलिटी एंड साइकोलॉजी पुट टुगेदर, और इंडियन विजन ऑफ साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। पेरेंटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि बल्कि गिरीश जी, बहुत मुझे अच्छा लगा था जब आपने मुझसे, जिस तरीके से आपने अपनी बात मुझसे रखी थी when you called up for this session, तो I was really impressed कि एक मुझे आपकी आवाज से पता चल रहा था that you are a young mind, और मुझे ये लग रहा था कि एक यंग पर्सन इतनी अच्छी सोच, इतने अच्छे इनिशिएटिव के साथ ये काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रूट्स में पेरेंटिंग है। कहीं ना कहीं आपको घर के पेरेंटिंग आपको मिली होगी। तो यानी कि अगर गुड पेरेंटिंग है, दैट विल रिजल्ट इन गुड सिटीजन्स। इसलिए पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोगों ने ये चुना पेरेंटिंग। एंड व्हाई द इंडियन वे? बिकॉज द वेस्ट हैज नो आंसर्स फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, द साइकोलॉजिकल एंड द मेंटल इश्यूज ऑफ इंडियंस। इसलिए जी 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 मैम, करेक्ट। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि वेस्ट का जो कोई भी टेम्पलेट अभी उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, वो वैसे के वैसे उठा के हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि इंडियन जो कल्चर है या फिर इंडियन बैकग्राउंड जो है वो काफी डिफरेंट है। हमारे साथ इस कॉल में मैं देख रहा हूँ कि आस्तिक भी जुड़े हुए हैं। आस्तिक, आप हैं वहाँ पे?
आस्तिक थे थोड़ी देर पहले। ठीक है मैम। हाँ, जुड़ गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मैम। तो मैम मैंने फर्स्ट सीजन तो देख लिया, आपका सीजन 2 कब आ रहा अब आस्तिक का ही वेट कर रहे हैं, टीनेजर में आ जाएंगे तो हम ले आएंगे। है? मुझे मुझे बिल्कुल यही लगा कि आप टीनेज होने तक रुक रहे हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि जब तक हम खुद उन प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं करते ना, इट इज वेरी इजी टू सजेस्ट अदर्स कि आपको जी ऐसी पेरेंटिंग करनी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए। जी तो जब तक वो किड था, आई डिड अ सीरीज विद द किड। अब वो जी, टीनेज में आएगा तो आई विल डू अ सीरीज फॉर टीनेजर्स एज वेल। बहुत बढ़िया मैम। मैम, आज का हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो है गुड पेरेंटिंग एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन लर्निंग, ठीक है, स्टूडेंट्स लर्निंग। तो आपका जो सीरीज है इसमें आपने एक कहा है मैम कि हर लर्निंग की शुरुआत पेरेंट्स से होती है। इसके बारे में आप थोड़ा एलाबोरेट करना चाहेंगे मैम? सबसे पहले तो आई फील वेरी हैप्पी एंड इलेटेड कि आपने इतने डेप्थ में जा करके उसकी स्टडी करी, दैट यू हैव मेड पॉइंट्स आल्सो। आई विश कि जो लोग पेरेंटिंग कर रहे हो वो भी इन डेप्थ इतना ही देखें उसको, इस तरीके से उस पर ऑब्जर्व करें चीजों को। जब मैंने बात कही है कि इट इज द पेरेंट्स हु हैव टू लर्न फर्स्ट, ये वो है कि बच्चा तो हम सब जानते हैं एक खाली ब्लैंक स्लेट की तरह आता है। जी पेरेंट्स ये चाहते हैं हमारा बच्चा द आइडियल मोस्ट हो, सब कुछ उसमें सर्वगुण संपन्न हो, हमारा बच्चा उसको सब कुछ आता हो, वो ऑनेस्टी भी जानता हो, उसे गुस्सा भी ना आता, उसके टेम्पर टैंट्रम्स भी ना होते हो, वो जोर से चीखता भी ना हो, वो झूठ भी ना बोलता हो। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं जब उससे कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए और किसी बात पे अगर वाइफ से हस्बैंड का या हस्बैंड का वाइफ से झगड़ा हो जाता है तो जोर से दरवाजा बंद करके वो अपने रूम के बाहर जाते हैं या जोर से किचन में जाके बर्तन पटकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेट तो हमने किया एंगर, डेमोन्स्ट्रेट हमने किया अग्रेशन, लेकिन हमने बच्चे को सिखाया क्या कि आपको गुस्सा नहीं करना, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो जी इसलिए कुछ भी बच्चों को इंस्ट्रक्ट करने से पहले पेरेंट्स को सीखना होगा। पेरेंट्स को सीखना होगा मेरा बच्चा किस टाइप का है। और जब मैं टाइप की बात करती हूँ तो आई एम नॉट रेफरिंग टू द वेस्टर्न टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज। तो वैसे हर बच्चा यूनिक है, यू कैन नॉट कैटेगराइज एवरी चाइल्ड, लेकिन फिर भी एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं, तो हमें ये पहचानना होगा, फिर हम अकॉर्डिंगली बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दें, बच्चे को सिखाएं। लेकिन सबसे पहले हम अपने बिहेवियर में वो चेंजेस लाएं। सो पेरेंट्स नीड टू लर्न फर्स्ट व्हाट इज ऑनेस्टी एंड हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट इट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि बच्चों को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, अगर पेरेंट्स ने सीख लिया अपने आप को, या जैसा पेरेंट्स बच्चा चाहते हैं वैसे अगर वो खुद हो जाएंगे तो बच्चे को ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, बिकॉज द चाइल्ड लर्न्स थ्रू रोल मॉडल्स, द चाइल्ड लर्न्स थ्रू एग्जांपल्स, थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। जी 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 मैम, आपने अभी लास्ट में जैसे कहा कि चाइल्ड लर्न्स थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, थ्रू सैंपल्स। तो नॉर्मली एक चाइल्ड की जो लर्निंग प्रोसेस होती है, ठीक है, जैसे मैं समझता हूँ कि मैंने और कहीं पे भी देखा था, लोग कहते हैं कि चाइल्ड एक स्पॉन्ज होता है, सब कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है। तो चाइल्ड का जो लर्निंग प्रोसेस है, आप इसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे कि हाउ डज अ चाइल्ड रियली लर्न, कैसे सीखते हैं बच्चे? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि चाइल्ड को कोई सिखा नहीं सकता, चाइल्ड नेवर लर्न्स एक्चुअली। लर्निंग वाली जो चीज है वो चाइल्ड को आप कह नहीं सकते कि हाउ द चाइल्ड विल लर्न। चाइल्ड इट्स जस्ट लाइक अ सेइंग कि यू कैन टेक हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक, ये जी बिल्कुल वैसे ही है। तो बच्चा कैसे लर्न करेगा इसका कोई आंसर नहीं है, बच्चा अपना तरीका निकालता है लर्न करने का। पेरेंट्स और जो टीचर्स और जो सोसाइटी या उसके घर, they provide an environment and they act like stimulants। कौन सा परिवेश और कौन सा स्टिमुलस उसको दिया जाए जिससे बच्चा सीख सके। बच्चा सीखता खुद है, तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर सकती हाउ टू मेक अ चाइल्ड लर्न। एट द मोस्ट यू कैन प्रोवाइड एन एनवायरमेंट, अ कंजीनियल एनवायरमेंट जिसमें वो सीख सके और ऐसी चीजें रखी जाएं जिससे वो सीख सके। जैसे अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि अगर बच्चे को एक सर्कल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, टीचर उसको ये नहीं कहती लर्न सर्कल, दिस इज राउंड, दिस हैज नो कॉर्नर, दिस इज नो एजेस, ऐसे बच्चा लर्न नहीं करता। लेकिन क्या करती है टीचर, पूरे क्लासरूम को सर्कुलर ऑब्जेक्ट से सजाती है।
उस दिन वो लंबी बिंदी के बजाय गोल बिंदी लगा के आएगी, ठीक है ना। वो कह सकती है पेरेंट्स से कि टुमारो आई एम गोइंग टू टेक अ क्लास ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, तो आप बच्चे को टिफिन में पराठा ना दे के रोटी ही दीजिएगा, इट विल बी इजी फॉर मी टू कम्युनिकेट, ठीक है ना। हो सकता है टीचर बैंगल ना पहनती हो, उस दिन वो बैंगल पहन के आए, तो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर गिविंग एन एनवायरनमेंट एंड द चाइल्ड इज लर्निंग थ्रू एग्जाम्पल। तो हमें सिर्फ ये करना है, उसको एक माहौल देना है, पॉजिटिव माहौल देना है, और वो सारी चीजें उस एनवायरनमेंट में मौजूद होनी चाहिए विच विल इनेबल द चाइल्ड टू लर्न। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को समझे तो वो एनवायरनमेंट में मौजूद हो, अगर वो घर पे पॉसिबल नहीं है, पास पड़ोस में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एजुकेशनल ट्रिप्स एंड टूर्स की बात करते हैं कि उस पे बच्चे जाते हैं तो वहां सीखते हैं। जी 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 मैम। मैम नॉर्मली जैसे ये देखा गया है कि अभी जैसे बच्चा होने वाला है या फिर बच्चा हो गया है, तो दोनों फिर पेरेंट्स साथ में बैठते हैं, थोड़ा डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं कि अभी पैसे कैसे अरेंज करने हैं, कौन वर्क करेगा कौन नहीं करेगा। समझो अगले 15 साल का वो लोग एक पूरा बजट भी बना देते हैं कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक, फाइनेंशियली अपने को इतना प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। आपने अभी मेंशन किया कि बच्चे को जो है करेक्ट टाइप का एनवायरनमेंट, करेक्ट टाइप का स्टिमुलस देना जरूरी है, तभी वो सही तरीके से सीखेगा। तो पैसे के बारे में तो बहुत इन डेप्थ एकदम प्लानिंग हो जाती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस एनवायरनमेंट के बारे में, कि ये एनवायरनमेंट, ये स्टिमुलस, इसको कैसे क्यूरेट करना है बच्चे के लिए, इसके बारे में उतना ही सीरियसली बात किया जाता है पेरेंट्स के बीच में। प्रोबेबली दे थिंक ओके विद द फ्लो वी आर गुड, उनको ऐसे लगता है हम लोग अच्छे हैं, हमारा रिलेशन अच्छा है, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन अलग से इसके बारे में बात नहीं की कि किस तरीके का क्यूरेट करना जरूरी है घर पे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो एक प्लान उसके लिए भी बनाना जरूरी है कि ये स्टिमुलस कैसे जनरेट करें या फिर एनवायरनमेंट किस तरीके? बिल्कुल जरूरी है। जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि हम सारा का सारा वेस्टर्न साइकोलॉजी ला करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं, काउंसलर्स भी बैठाते हैं अब स्कूल्स में, लेकिन वो स्टूडेंट्स के, इंडियन स्टूडेंट्स के काउंसलिंग भी वेस्टर्न तरीके से करते हैं। तो जब मैं ये बात कर रही थी, क्योंकि वेस्ट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखी जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट पेरेंटिंग, तो हमने इसको एज इट इज इसका स्ट्रक्चर यहाँ इंडियन सिनेरियो में भी लागू कर दिया। लेकिन इफ गो बैक टू आवर रूट्स, हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे सारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि कैसे आपको कब गृहस्थ धर्म फॉलो करना चाहिए और उसकी प्लानिंग कहाँ से शुरू होती है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट यू गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इट। कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि इफ द पेरेंट्स आर विलिंग टू गो फॉर पेरेंटिंग फॉर द कंसेप्शन, फॉर द चाइल्ड बर्थ, तो एटलीस्ट 6 to 8 months और अ ईयर और सो उनको ये प्लान कर लेना चाहिए कि हमारे अपने शरीर में कोई ऐसा रोग, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है विच नीड्स ट्रीटमेंट, सपोज शुगर, सपोज थायराइड और अदर्स। और यहाँ पे बात मैं ट्रीटमेंट्स के, मेडिसिन की नहीं कर रही हूँ कि गोली खा करके थायराइड को कंट्रोल किया है, वो तो करना ही पड़ेगा अगर आपका सिवियर केस है, तो नॉट निगेटिंग दैट, लेकिन इट हैज टू बी फॉलोड बाय सर्टेन अदर योगिक प्रैक्टिसेस, आयुर्वेदिक मेडिसिन एक्सेट्रा टू ट्रीट इट फ्रॉम द रूट, सो दैट सर्टेन जेनेटिक प्रॉब्लम्स कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम गेटिंग ट्रांसफर टू द बेबी। तो वहां से हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया प्लानिंग शुरू होती है गुड पेरेंटिंग की। तो जब एक शरीर, एक स्वस्थ शरीर की संकल्पना, साल भर लगेगा अपने आप को ट्रीट करने में, देन वी शुड कम टू द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कि हर इंसान जानता है, चाहे वो माँ हो या वो पिता हो, हर इंसान जानता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं। वो हाइपर एक्टिव है, या उसे गुस्सा बहुत आता है, या वो चीखता बहुत है, पैर पटकता है, सामान दे मारता है, व्हाटएवर, हर एक को ये पता है। तो जब उसको पता है कि नाउ आई एम गोइंग टू बिकम अ पेरेंट और आई एम प्लानिंग टू बिकम अ पेरेंट, one should try to curtail those habits, those bad habits, smoking है, drinking है, tobacco chewing है, इन सब पे कंट्रोल कर लेना चाहिए once you plan to have a baby। तो हमारे यहाँ पेरेंटिंग स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम द आइडिया ऑफ
हैविंग अ कंसेप्शन, कि कब कंसीव करेंगे, वहीं से इसकी प्लानिंग शुरू होती है। और हमारे सारे शास्त्र इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद जब बच्चा आ जाता है तो उसके बाद आपको सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी ये बच्चा बोलना नहीं जानता, तभी आप कुछ भी करो बच्चे पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यू वेरी वेल सेड दैट चिल्ड्रन आर लाइक अ स्पॉन्ज, दे एब्जॉर्ब एवरीथिंग। तो वो एब्जॉर्ब करते हैं, जब बोलना शुरू करते हैं तो वहीं पे वो सब उनका कंप्यूटर निकाल के बाहर रख देता है कि जो भी उसने ऑब्जर्व किया होता है। तो इसलिए हमारे हिसाब से तो पेरेंटिंग वहां से शुरू होती है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे का जो जो डेवलपमेंटल स्टेज है, उसके हिसाब से पेरेंट्स को प्लान करना चाहिए कि भाई हमें इस घर में एक पढ़ाई लिखाई का माहौल, एक सात्विक माहौल देना चाहिए। देखिए, हमेशा पढ़ाई लिखाई का मतलब मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, एंड ऑफ कोर्स यू आर ऑल्सो trying to emphasize on the same point. You're not talking about literacy, ठीक है ना? तो जब हम बात एजुकेशन की करते हैं तो वो होलिस्टिक अप्रोच है, उसमें सब कुछ आता है। तो हर चीज का माहौल हो, जरूरी थोड़ी ना कि उसकी मदर को भी मैथ्स पढ़ना हो बैठ करके साथ में, तभी बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट होगा। बच्चा ये देख रहा है कि माय पेरेंट्स आर नेवर वेस्टिंग देयर टाइम, और दे आर नेवर डूइंग एनीथिंग व्हिच दे डोंट वांट मी टू इंडल्ज इनटू। तो ऐसा एक माहौल देने के लिए प्लान करना पड़ेगा। अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो उन्हें ये भी प्लान करना पड़ेगा हु इज गोइंग टू डिवोट which part of the day with the child। तो ये सारी चीजें वर्कआउट करनी पड़ेंगी, ये प्लानिंग बहुत जरूरी है, एंड इट स्टार्ट्स बिफोर कंसेप्शन। जी जी जी। तो मतलब हाउ विल दिस प्लान लुक लाइक? कोई ऐसे पॉइंट्स मैम कि इस चीज़ के बारे में हमें बात करना ज़रूरी है? जैसे अभी आपने बताया कि ये थोड़े हैबिट्स जो हैं वो हमें नहीं, मतलब अगर कोई गलत वाले हैबिट्स हैं तो वी हैव टू डू अवे विद देम, या फिर टाइम मैनेजमेंट जो है। तो ऐसा कोई पॉइंट्स जिसके बारे में जो पेरेंट्स हैं उनको सोचना चाहिए? जी देखिए, यहाँ तक तो मैंने बात कर ही ली कि बिफोर क्या करना है और पोस्ट नेटल हमें क्या करना है, ये मैंने मोटा मोटा बताया कि टाइम मैनेजमेंट को लेके बात कर लेनी चाहिए कि मदर और फादर में से कौन कब क्या टाइम ऑफ द डे स्पेंड करेगा बच्चे के साथ। लेकिन पहले से इसका एक बहुत ब्रॉड फ्रेमवर्क तो बन सकता है, लेकिन क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो आपका बच्चा किस टाइप के पेरेंटिंग से वो नर्चर होगा, ये एग्जैक्टली बन सकता है व्हेन द पेरेंट्स ऑब्जर्व देयर चिल्ड्रन कि उसके इंटरेस्ट और उसके लाइक्स क्या हैं। लेकिन एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क कि उसके लिए हमेशा अपना घर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहिए। क्योंकि मैं फिर से वापस फर्स्ट पॉइंट पे आती हूँ, चिल्ड्रन लर्न थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। तो अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो, तो उसके रूट्स अभी से डालने होंगे। तो ऑर्गेनाइज होने का मतलब ये नहीं होता कि मेरे सिर्फ अपनी फाइलिंग ही ऑर्गेनाइज्ड है, मेरे डॉक्यूमेंट्स ही ऑर्गेनाइज्ड है। ओवरऑल जो बच्चे का कमरा है, उसका बेड है, बच्चे को नीटनेस के साथ रखिए। आपको लगता होगा कि बच्चा तो छोटा है, उसको बिना प्रेस किए हुए भी कपड़े पहना दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपको नहीं पता एक एक चीज का बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ता है। आमतौर पे जो मदर्स होती हैं, जब वो बेबी को नर्चर कर रही होती है तो दे गेट केयरलेस अबाउट देमसेल्व्स। वो कुछ भी पहनती हैं और कैसे भी रहती हैं। नतीजा क्या होता है, जब बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, द चाइल्ड गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचर मोर। और फिर एक ये शिकायत आती है कि बच्चा टीचर की सुनता है, मम्मी की नहीं सुनता, क्योंकि वो मम्मी को अनऑर्गेनाइज्ड पाता है। और जो ह्यूमन बीइंग है उसका ब्रेन हायर ऑर्डर की तरफ जाने के लिए हमेशा बना है। चाहे उसको वो हायर ऑर्डर मिले या ना मिले, इट इज अंडरस्टूड कि वो ह्यूमन बीइंग है तो वो हायर ऑर्डर की तरफ बढ़ेगा। वो ब्रेन उसका वैसा है, प्रोवाइडेड उसको वैसे सर्कमस्टांसेस मिल जाए। तो अगर वो अपने घर में देखता है तो वो कुछ समझ तो नहीं पाता, कुछ कह तो नहीं पाता, लेकिन जैसे ही उसको एक बेटर एनवायरनमेंट मिलता है वो उसकी तरफ झुक जाता है। तो इसलिए घर को, पेरेंट्स को, सबको बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत डिसिप्लिन में रहना चाहिए और अपनी एक रूटीन सेट करनी चाहिए हर चीज की। वो रूटीन जब सेट करेंगे तो बच्चा उसमें ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। अभी हम क्या करते हैं, हम बच्चे से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम शाम को 1 घंटा खेलो, और बच्चे को लेके जाते हैं पार्क में, लेकिन पार्क में या तो अपने घर पे मायके में फोन लगा लेती हैं लेडीज। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ। बच्चा पार्क में खेल रहा है और मदर्स ने अपने मायके में फोन लगा लिया या फ्रेंड्स को फोन लगा लिया, एंड दे आर गॉसिपिंग। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी करें भाई, अगर कॉलोनी में 4-5 लेडीज हैं तो व्हाई कांट दे प्ले?
वो पार्क पे एक जगह बैठ जाएं और बच्चे से कहें बेटा दौड़ना भागना चाहिए, तो आपको फिर से एक बच्चा बनना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं पेरेंटिंग नीड सैक्रिफाइस। आप ये नहीं सोच सकते हमारी उम्र नहीं है, अब उम्र नहीं है या है ये एक अलग क्वेश्चन है। दैट इज व्हाई यू हैव टू बी फिजिकली फिजियोलॉजिकली फिट बिफोर यू थिंक अबाउट कंसेप्शन, क्योंकि आपको फिर से एक बच्चा बनना है, उसके साथ भागना होगा, दौड़ना होगा, खेलना होगा। तो इस तरीके की प्लानिंग आपको करके चलनी होगी। और कभी भी ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि बच्चे को पैदा होते ही अब उसको इंजीनियर, डॉक्टर, सिविल सर्वेंट यही बनाना है। इस सोच से बाहर निकलने के लिए बच्चे को, अगर हम ये चाहते हैं बच्चा हमारा हर लिहाज से अच्छा हो, तो हमें भी हर लिहाज से अच्छा होना होगा। इसके लिए हमें अवेयर होना होगा। हम अगर अप टू डेटेड नहीं है वट एवर इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, अगर हम उससे अपडेटेड नहीं है तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू बी इन प्रोग्रेस। और आपने जैसे इसका जिक्र किया था, अभी हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इस बात पे एम्फसाइज करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत अच्छे से कहा है कि अब करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं हुआ करेंगी, ये टर्मिनोलॉजी नहीं होगी। ये बिल्कुल सही है। जैसे ही हम वर्ड करिकुलर और एक्स्ट्रा, जैसे ही हमने वर्ड लगा दिया एक्स्ट्रा, माइंडसेट ही चेंज हो गया ना कि इन सब में एक्टिविटीज में टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। तो फिर पेरेंट्स पे वो ब्लॉक्स बना देते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस पढ़ो केवल। तो अब तो सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एंड आई होप दैट इट इज इम्प्लीमेंटेड आल्सो इन द सेम स्पिरिट इन व्हिच इट इज रिटन। तो ये सारी यहीं पे पेरेंट्स का रोल है। पता पड़ा स्कूल में पॉलिसीज तो आ गई, टीचर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन घर में वही माइंडसेट है, क्यों तुम ड्राइंग कर रहे हो अभी बैठ करके, इट इज मैथ्स में अच्छे नंबर आने चाहिए, मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो। तो फिर आपका कोई पॉलिसी कुछ भी बन जाए उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो इट हैज टू बी अ टू साइडेड एफर्ट। तो इस तरीके का प्लान करके कि हमें अपना माइंडसेट ब्रॉड रखना होगा और हमें अवेयर पेरेंट्स बनना होगा। वो जमाना लग गया, एंड मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है अगर कोई बच्चा ये कह दे आके आपको नहीं आता, ठीक है ना, आपको नहीं आता, मुझे आप रहने दीजिए। ये तो एक शेम है, मतलब ये एक ब्लॉट है। अगर एज अ पेरेंट आपको ये सुनना पड़ जाए तो पेरेंट्स की अंतरात्मा को चीखना चाहिए कि व्हाट एम आई डूइंग। मेरे पेरेंट्स अगर मुझ में रोल मॉडल नहीं देख रहे, दे आर सर्चिंग इट समवेयर आउट, तो आपका बच्चा आपके हाथ से गया, फिर तो आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि अब वो कुछ करेगा अपनी लाइफ में। जी जी जी। तो मैम आपने जो अभी बताया ओवरऑल जो फ्रेमवर्क अभी एक्सप्लेन किया, मैं उसको थोड़ा समराइज करना चाहूंगा। कुछ पॉइंट्स मैंने जॉट डाउन तो किए हुए हैं, इसमें अगर आपको लग रहा है कि और कुछ जोड़ना चाहिए तो आप प्लीज बता दीजिएगा। तो जैसे आपने ये कहा कि पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स शुड हैव गुड हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए उनको। फिर उनको टाइम मैनेजमेंट देखना चाहिए कि कैसे बच्चे को टाइम देना है, दोनों डैड मॉम को। उनको ऑर्गेनाइज्ड होना जरूरी है, उनका एक सही तरीके से रूटीन होना जरूरी है। इसी के साथ उनको खुद की केयर भी लेना जरूरी है, सेल्फ केयर इज इम्पोर्टेंट। अगर वो खुद की केयर लेते हैं तभी बच्चे की केयर ले पाएंगे। फिर एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट कि आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप सबको ही डॉक्टर, सबको ही इंजीनियर नहीं बना सकते, तो उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन मैनेज भी करना जरूरी होगा। एंड देन यू हैव टू बी एन अवेयर पेरेंट। आपको जानकार रहना जरूरी है, आपके आजू बाजू में एनवायरनमेंट में क्या चीजें चल रही हैं इसके बारे में आपको ध्यान होना जरूरी है, राइट। तो फिलहाल अभी जो हम लोग ये फ्रेमवर्क बना रहे हैं इसमें ये पॉइंट्स हैं। इसके अलावा मैम और कोई चीज जो आप ऐड करना चाहेंगी? मैंने आपके वीडियोस में और एक चीज देखी थी मैम, आपने वो चीज कही थी जहाँ पे पेरेंट्स को एक दूसरे की बात काटनी नहीं चाहिए, या फिर जब भी डांट भी रहे हैं, ठीक है, जब भी बात चल रही है तो बच्चे के साथ, तो एक दूसरे के बीच में बात नहीं करनी। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ अगर हमारे सामने भी कभी क्या होता है कि पापा डांट रहे हैं या मम्मी डांट रही है और दूसरा पेरेंट आके बीच में काट देता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइएगा कि हाउ इज दिस, मतलब ये कैसे मैनेज किया जाए? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने ऐसे लग रहा है कि यार वो कितना डांट रहा है मेरा हस्बैंड कितना डांट रहा है, बीच में ना पड़ जाऊं, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? बस ये जो इमोशंस है ना, इनको अपने माइंड से कंट्रोल करना है जी भाई। अगर कोई भी डांट रहा है, चाहे वो पिता डांट रहा हो या वो माँ डांट रही हो, पहली बात तो ये है कि वो उसके भले के लिए ही होगा, बुरे के लिए नहीं होगा। ये हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा डांट रहा हो, उतनी डांट की जरूरत नहीं है।
तो उस वक्त तो चुप रहना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि इंटरफेयर करने के बजाय कुछ और ऐसी चीजें ला दी जाए बीच में। सपोज पिता को पता ही नहीं है कि क्या गुजर गया है और वो ऑन एंड ऑन है, बच्चे को डांटते ही जा रहे हैं, एंड द मदर नोज द होल स्टोरी। तो मदर को लग रहा है कि अरे ये तो फालतू में डांट पड़ रही है बच्चे को, एंड इट इज गोइंग टू इफेक्ट नेगेटिवली। तो ऐसे में पिता को चुप कराने के बजाय कि आप मत डांटिए, ये कहने के बजाय कुछ और, जैसे चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आई थी घर में, उधर मदर की तबीयत खराब हो गई, कुछ भी ऐसा करके हम उस कॉन्वर्सेशन को ब्रेक कर सकते हैं। और उसके बाद हम फादर को बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपका ये डांटना ठीक नहीं था, बिकॉज इट वॉज नॉट द एक्चुअल थिंग। तो हमें अपने ना मेरा एक बहुत फेवरेट वर्ड है युक्ति। तो मुझे ऐसा लगता है कि युक्तियां निकालनी चाहिए हमें टू कम आउट ऑफ एनी सिचुएशन। तो वो युक्तियां जो है आपको तभी दिमाग में आती हैं जब आप इनटू इट होते हैं। देखिए, जब हम मैथ्स पढ़ रहे होते हैं तो वी कैन क्रैक एनी प्रॉब्लम वंस वी आर इनटू मैथमेटिक्स। तो ऐसे ही अगर आप इनटू पेरेंटिंग है होल हार्टेडली, अगर आपको कुछ और नहीं सूझता अपने बच्चे को एक गुड एंड यूजफुल सिटीजन बनाने के अलावा, तो आप वो युक्तियां बड़े अच्छे से निकाल लेते हैं। ठीक है ना? और वो युक्तियां हर जगह निकालते हैं। जब ऑफिस से छुट्टी लेनी होती है तो हम कैसे कैसे युक्तियां निकाल लेते हैं, बिकॉज वी एक्चुअली वांट इट। तो सारी बात ये है कि हमारा डिटर्मिनेशन कितना है, उस आउटकम के प्रति हमारे अंदर कितनी लगन है, कमिटमेंट कितना है, दैट विल गिव यू एन नंबर ऑफ वेज टू सॉर्ट आउट अ प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी मैम। स्पेसिफिकली अभी ये जो मैं आपको कह रहा था, इट इज अ कम्युनिकेशन इशू ऑल्सो। मतलब कभी कोई अगर बात काट रहा है या फिर कुछ भी, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इशू भी है कि आप दोनों में कितना अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या पेरेंट्स को इसके बारे में भी एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि अगर ऐसे कुछ चल रहा है, अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चे से, तो आपको बात नहीं करनी है, या फिर आपको अगर लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है तो आप मुझे ये बताइए। तो क्या इसके बारे में, नहीं तो हमें क्या लगता है, नहीं नहीं मेरी और मेरी वाइफ की केमिस्ट्री है तो हम दोनों एक दूसरे का माइंड समझ जाएंगे, लेकिन अक्सर वैसा नहीं होता, कभी कभी बात निकल जाती है। तो इसके बारे में अलग से बैठ के बात करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। जब प्लानिंग की बात करते हैं तो वहीं पे आ जाता है ये चीज। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं जी। सब समस्याओं के मूल में कम्युनिकेशन है। या तो पुअर कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन या नो कम्युनिकेशन। इसके इधर उधर कोई समस्या नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो अगर पेरेंट्स आपस में पहले ही बात कर लें कि हमारे बीच में चाहे अंडरस्टैंडिंग कम है या नहीं है, लेकिन औलाद तो दोनों की है ना, और दोनों को ही खुशी होगी, वो किसी अच्छे मकाम पर पहुंचेगा। तो उसके लिए हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचना ही होगा। तो वो चीजें समझनी होंगी। अगर क्लियर समझ में नहीं आता है तो आजकल तो इतने माध्यम है, बात करते करते आप मैसेज कर सकते हैं, जी। इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई फोन देख लो अपना, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी, आपको वही युक्तियां निकालनी पड़ेंगी। कम्युनिकेशन नहीं है, बट आप बता सकते हो कि यहाँ पे इसकी गलती नहीं है, वो बॉटल जिसके लिए आप इसे डांट रहे हो वो एक्चुअली मुझसे टूटी थी। तो आप ये इस तरीके से आप मैसेज कर सकते हो। तो आपको तरीके निकालने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है आपके इस क्वेश्चन से मुझे एक बात कहने का मौका मिला है, तो मैं जरूर कहूंगी कि आजकल डिवोर्स केसेस या सेपरेशन केसेस बहुत बढ़ गए हैं। और मैं सच बताऊं, मुझे जब भी पता चलता है कि चाहे किसी भी उम्र का बच्चा हो, वो बीच में होता है, तो मेरा समझ में नहीं आता कि मैं कैसे जाके वो चीज ठीक कराऊं। ये मेरे लिए द मोस्ट पैथेटिक सिचुएशन होती है। मेरा मन करता है कि काश मैं इसे भी हैंडल कर लेती। तो हम पेरेंट्स तो पहले के जमाने कितने अच्छे थे। आपको पता है ये डिवोर्स वर्ड की हिंदी भी नहीं है हमारी संस्कृति में। अगर आप इसकी हिंदी ढूंढेंगे ना शब्दकोश में तो आपको मिलेगी नहीं। आपको उर्दू मिल जाएगी, आपको इंग्लिश मिल जाएगी, आपको हिंदी नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारी संस्कृति में हमेशा यही सिखाया गया है कि मिल के रहना और निभाना है, कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब हर चीज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आके अब लोगों को लगता है कि नहीं डिवोर्स हो जाना चाहिए। आई डोंट कमेंट अपॉन दैट कि अगर साथ रहना इतना इम्पॉसिबल है तो आप बिल्कुल गो अहेड विद योर ओन लाइफ एंड डिसीजंस। लेकिन अगर बच्चा आपने जन्म दे दिया है तो बच्चे के साथ खिलवाड़ मत करिए। एक बच्चे के सहारे तो बहुत कुछ किया जा सकता है, पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है। उसमें अपना सुख अगर आप देख रहे हैं तो माफ कीजिएगा, फिर आपको पेरेंट्स बनने का अधिकार ही नहीं। जिस दिन बच्चा घर में आ जाता है, आपको अपना सुख क्या होता है आपको भूल जाना चाहिए। हर चीज
सिर्फ और सिर्फ बच्चे को ध्यान में रख के ही उसके चारों तरफ बुननी चाहिए। हाँ, अगर इंडिविजुअल फैमिली है या आपका लाइफ का गोल इंडिविजुअल है तो फिर वो आपका बच्चा होता है। अगर आपका लाइफ का गोल बहुत बड़ा है तो वो देश भर के बच्चे हो सकते हैं, लेकिन गोल बच्चा ही होना चाहिए। जी 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 मैम। मैम ये जो अभी आपने पॉइंट निकाला डिवोर्स के बारे में, उससे मेरे को और एक चीज सूझ रही है मैम कि ये जो अभी कोरोना काल है, द पैंडेमिक हैज गिवन राइज टू अ वेरी यूनिक सिचुएशन, जहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके डैड्स और मॉम्स जो हैं वो अभी ऑफ हो चुके हैं, वो गुजर चुके हैं पैंडेमिक की वजह से। और इससे क्या हो रहा है कि वो अभी खुद को अ, अपने रिलेटिव्स के साथ पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये जो रिलेटिव्स हैं इनको ये सिचुएशन कैसे हैंडल करना सही रहेगा? मतलब अ, थोड़ा सा सब लोग ही दुविधा में है कि ये बच्चों का अभी क्या होगा, एवरीबडी इज वरीड अबाउट ऑल दिस किड्स। तो आपके आपका इसके बारे में कुछ कमेंट्स मैम? देखिए, अपने माता पिता खोने से बड़ा दुख तो कोई भी नहीं है, जी लेकिन ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिन्होंने बच्चों को अडॉप्ट किया है, बच्चों को अपने साथ रखा है। जब हम बात एडॉप्शन या पेरेंटिंग की करते हैं तो उसमें फाइनेंस एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। तो जी ऐसे में रिलेटिव्स को ये करना चाहिए, भाई बच्चा तो किसी एक रिश्तेदार के पास ही रहेगा ना, उसका तो ऐसा नहीं कर सकते 6 महीने मेरे पास रहेगा, 6 महीने दूसरे रिश्तेदार के पास रहेगा। ऐसा जी खेल तो हम बच्चे से नहीं खेल सकते, स्कूलिंग वगैरह सारी चीजें, और इमोशनल टर्मोइल भी बहुत होगा। तो कोई हाँ ऐसा सोचे भी ना, अगर सोच रहा है तो। जी ऐसे में जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसके लिए सारे रिश्तेदार मिलकर बात कर सकते हैं कि जी जो भी उसका ट्यूशन पे, एजुकेशन पे, यूनिफॉर्म पे, व्हाटएवर जो भी खर्चा है वो सारे मिलके पूल इन कर लेंगे, क्योंकि दुखद समय किसी पे आया है। लेकिन जिसके घर में स्पेस हो बच्चे के लिए, मन में भी स्पेस हो और घर में भी स्पेस हो, जी वहां पे उस बच्चे को रखा जाए, और जहां पे बच्चा भी कंफर्टेबल हो रहने में। अगर बच्चा आपके घर में रहता है और उसका फाइनेंशियल जो बर्डन है वो सारे लोग मिलके अगर उसको भार को उठाते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी भी रिश्तेदार को रखने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि न जाने कौन से कर्म ऐसे हैं जो आपको एक और बच्चे की परवरिश का दायित्व मिल रहा है। तो जी आप तो अपने लिए अच्छा ही कर रहे हैं ना, यू आर डूइंग गुड। भाई देखिए, मैं तो इंडियन तरीके की बात करूंगी। हमारे भारत में धर्म में हमेशा पाप और पुण्य की चीजें सिखाई जाती हैं। तो जी अगर आप किसी बच्चे को, हम हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम अपने घर के, मैं थोड़ा सा डिविएट कर रही हूँ लेकिन आप एग्जाम्पल को उसके रूट कॉज से जोड़िएगा। हम हाँ जी अपने घर के जो सेवक होते हैं, मतलब जैसे मेड्स हैं घर पे काम करने आती हैं, हम जी अपने घर की मेड्स को तो घर का पुराना बचा कुचा खाना जो जिसमें अब हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रही वो देते जी हैं। लेकिन सेवा के नाम पे ताजा अपने हाथ से आलू पूरी बना के पैक करके पैंडेमिक में लोगों को खिलाने जाते हैं। ठीक जी है ना? जी ऐसे ही हम बात करते हैं भाईचारे की, ऑफिस में अपने कलीग के साथ तो अनहेल्दी राइवलरी वाला कंपटीशन रखते हैं, लेकिन बाहर जाके चैरिटी करते हैं, जी बाहर जाके हम समभाव की बात करते हैं। तो हम ये डिस्पैरिटी क्यों है? तो अगर हम अपने घर में ही हमें मौका मिल रहा है एक सेवा करने का, एक बच्चे को अपने घर में रख के करने का, तो हम वहीं से क्यों ना करें? हम ऐसा क्यों सोचे कि नहीं सेवा बाहर करेंगे, घर वालों को टॉर्चर करें? तो जी ये जो कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम, ये ऐसे ही थोड़ी ना बना दी गई, और हम सब करते हैं। हम बाहर जाके सेवा करते हैं क्योंकि वहां कॉलर्स ऊंचे करे जाते हैं ना, लोग देखते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। घर में हमने क्या किया वो कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद में ये लिखा हुआ है कि वही दान जो है दान माना जाता है जिसके बारे में आपने कभी कोई चर्चा ना करी हो। और वही, यहाँ तक कि अन्न का दान भी वही अन्न का दान माना जाता है जिसको आपने त्याग करके दिया हो। अगर आपके पास जी 2 रोटी है और आपको भूख 3 रोटी की है, फिर भी आपके पास 2 है, फिर आपने उसमें से एक दी है, तो वो आपका त्याग है, वो आपका दान है। ना कि मेरे पास सरप्लस में था तो मैंने किसी को दे दिया। मेरा जी ये यहाँ पे एग्जाम्पल कोट करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि ये सारी चीजें जिस पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में दी हुई है। जैसे मैंने आपको कोट किया, अभी तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा हुआ है कि अन्न का दान भी करें तो कैसे जी अन्न का करें, जो आपको पसंद हो, अपने पसंद का अन्न आप दान करिए। तो अगर हम अपने सिर्फ अपनी ही चीजें पढ़ना शुरू कर देंगे तो सारी प्रॉब्लम्स का हल है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़े। यहाँ तक कि ये जो मैं पढ़ रही थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जब
जी तो उसमें लिखा हुआ था कि अब कारपेंट्री, गार्डनिंग, पॉटरी, इन सब को भी इक्वल वेटेज है अलॉन्ग विद मैथ्स एंड साइंस। हाँ ठीक जी है ना। अब ये क्या है, ये हमारे शास्त्र में क्या नहीं लिखा हुआ था कि सारे काम इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ने का काम करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो सेना में जाके लड़ेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो किसानी करेगा वो वैश्य कहलाएगा, और जो इन सबको हेल्प करेगा टू डू बेटर एंड मोर एफिशिएंटली वो शूद्र कहलाएगा। तो जी ये सब कुछ दिया हुआ है, हमने इसका मतलब या तो समझा नहीं, या जो हमें समझाया गया हमने वो समझ लिया, और या तो फिर हम पढ़ना ही नहीं चाहते, तो इसलिए हमें जो भी उधर से आता है हम उसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जस्ट गो बैक टू द रूट्स एंड देयर आर एम्पल सॉल्यूशंस टू ऑल द प्रॉब्लम्स। जी मैम, आपका ये सुझाव जो है स्पेसिफिकली ये पैंडेमिक किड्स के बारे में, वो काफी अच्छा लगा मैम, थैंक यू। जी मैम वापस ये जो पोजीशनिंग या फिर कम्युनिकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, जी उसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपको मैं 2 टेबल्स आपको ज़्यादा लिखने पड़ेंगे, या फिर अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं संडे को भी आपसे पढ़ाई करवाऊँगी। ये जो थोड़ा नेगेटिव कनोटेशन या फिर नेगेटिव पोजीशनिंग क्रिएट की गई है पढ़ाई को लेकर, कि अगर आप जी ये नहीं करोगे तो आपको ये पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम्म तो ये जो तरीका है मैम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। और इसका उल्टा पता है हम क्या करते हैं, हमारी जो एनवायरमेंटल स्टडीज की बुक्स हैं, यहाँ तक जी, कि स्कूल्स में भी टीचर्स पढ़ाती हैं बच्चों को, हम भी अपने घर में बच्चों को बोलते हैं कि जी, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जी, सब कहते हैं, बड़ा जी, कॉमनली सेड वर्ड है इन एवरी फैमिली, इन एवरी स्कूल। लेकिन जी, हम क्या कहते हैं, सैटरडे संडे खा लेंगे। अच्छा, सैटरडे संडे जब बाहर चलेंगे तब खा लेना। जी, नो मैगी एवरी डे, ओनली ऑन सैटरडे संडे। व्हाट आर वी डूइंग, हम उसको प्रिविलेज बना रहे हैं, अप्राप्य बना रहे हैं, विच इज हाँ, नॉट अवेलेबल एवरी डे। जैसे ही उसको अप्राप्य बना दिया, उसके लिए उत्कंठा बढ़ गई। वी आर ईगर टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ थिंग विच वी थिंक दैट इट इज नॉट इन आवर लिमिट्स। हाँ, ये तो हम करते हैं जंक फूड के साथ, इसका उल्टा हम कर देते हैं पढ़ाई के साथ, हुँ, कि रोज पढ़ाई करना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, नहीं तो सैटरडे संडे छुट्टी नहीं मिलेगी। हुँ, तो ये हमने खुद ही पैराडॉक्सेस क्रिएट किए हुए हैं, और फिर हम चाहते हैं कि बच्चा उसको एंजॉय करे। तो स्कूल में तो डालते हैं प्ले वे स्कूल में। मैं आपको अपनी लाइफ से एग्जांपल्स दे रही हूँ, मैंने देखा है अपने आस पड़ोस में, प्ले वे स्कूल में बच्चों को डालते हैं और फिर उसकी कॉपी घर आके पलट के देखते हैं कि उसने आज कितना लिखा, और जी, फिर जाके टीचर से ये भी कहते हैं कि आपने तो कुछ लिखाया ही नहीं, अभी तक उसे ABCD लिखना ही नहीं आया। अरे फिर वो प्लेवे में क्यों डाला था फिर उसे। हुँ, ये बिल्कुल, पेरेंट्स ही नहीं समझ पाते, हर चीज लिख करके नहीं पढ़ाई जाती। तो हम तो एक्चुअली ना, हमारे साथ दिक्कत क्या, वही जो मैंने आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था ना मुझसे, कि पेरेंट्स को पहले सीखना होगा। जी, तो पेरेंट्स जाते हैं प्लेवे स्कूल में, लेकिन चाहते हैं टीचर्स वहां भी पढ़ाएं। अभी हाँ तक जी, बच्चे को A to Z ही नहीं कराया। तो मतलब हम क्या चाहते हैं, अपने बच्चों को रोबोट्स बनाना चाहते हैं, मशीन बनाना चाहते हैं, मेरी समझ में ही नहीं आता। क्यों नहीं उन्हें खुला छोड़ देते। तो स्टडीज के साथ हमने उल्टा कर रखा है। अरे स्टडीज के साथ हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम एक टाइम टेबल बना दें ना उसका, एक जी, टाइम टेबल बना दें कि हम 1 घंटा मैथ्स करेंगे, 1 घंटा लैंग्वेज करेंगे, 1 घंटा हम ड्राइंग करेंगे, या आधा घंटा, जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम है हम ये जी, करेंगे। और सभी में बहुत मस्ती मजा है, साथ में करना पड़ता है। जब आप इंस्ट्रक्शन देके खुद बैठ के स्टार डस्ट या फिल्मी मैगजीन पढ़ें या सीरियल्स देखें टीवी पे, तो बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। और फिर आपको, हमारी जब उम्र थी तो हमने पढ़ लिया, तो उसको उसको आपने क्या इनडायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेट किया कि जब तुम मेरी उम्र के हो गए तब तुम बिल्कुल मत पढ़ना लिखना, तुम भी सीरियल्स में हुँ, अपनी जिंदगी खराब करना। तो आपने एक प्रेजेंट भी खराब किया उसका, और अनजाने में उसका फ्यूचर भी खराब कर दिया, उसके मन में वो बीज डाल दिया। तो जी, पेरेंट्स को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए आज एक्स्ट्रा पढ़ाई करोगे, बिल्कुल भी नहीं। आज आपने बहुत अच्छा पढ़ाई करी, आज रात में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, हुँ, ये एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो हम बजाय नेगेटिव साइड को हाईलाइट करने में कि आज आपने शरारत बहुत करी, आज आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे, नहीं, हुँ, आज आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, तो आज मैं आपके लिए अपने हाथ से व्हीट बेस पिज्जा घर में बनाऊंगी, जी, जिसपे टोमेटो प्यूरी लगाऊंगी, टोमेटो सॉस नहीं लगाऊंगी, अजीनोमोटो नहीं डालूंगी। ये सब बोलना नहीं है बच्चे से, मैं आपको बता रही हूँ कि और लोग जो सुन रहे हो। ठीक जी, है, ताकि वो जो जंक फूड की क्रेविंग है, टीवी से देख के जो टेम्पटेशन है,
उस जी। टेम्पटेशन को घर में ही पूरा किया जा सके। घर में पूरा नहीं होगा तो बच्चा बाहर जाके लालायित होगा ही होगा। तो हम पॉजिटिव तरीके से इसी बात को रख सकते हैं। जी, जी मैम। मैम ये फिर मोटिवेशंस की भी बात आती है कि फिर क्या मोटिवेशन खड़ा करें, क्योंकि जैसे अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे को बताया जाता है 6th स्टैंडर्ड का बच्चा, अगर आप फर्स्ट आओगे आपको आईफोन मिलेगा, ठीक है? तो फिर किस टाइप का मोटिवेशन फिर खड़ा करें कि क्या मोटिवेशन होना है? अभी मैं अगर उसको बताऊँगा कि आपके लिए मैं मतलब ये तो डेली वाला तो चीज़ ठीक है कि मैं आपके लिए ये चीज़ बनाऊँगी या फिर कुछ। लेकिन अगर उससे सच में अगर हम चाहते हैं राइट कि वो बच्चा फर्स्ट आए, थोड़ा एफर्ट लें, फिर उसको क्या मोटिवेशन दें? क्योंकि आईफ़ोन दूँगी ये तो सही मोटिवेशन है नहीं। देखिए, पहली बात तो जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं ना कि ये आईफोन्स देंगे, टैबलेट्स देंगे, ये वो तो मतलब क्या कहूँ मैं, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कुछ कह नहीं सकते ज्यादा। आप जी, समझ गए होंगे, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। जी, लेकिन जो मोटिवेशन की बात आप कर रहे हैं, देखिए हर माता पिता को पता होता है कि उसके बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट गाने में है या मेरा इंटरेस्ट डांस में है, तो अगर तुम फर्स्ट आओगे ना तो मैं तुम्हारे लिए एक नए पेयर ऑफ नूपुर लाऊंगी। ठीक, अगर तुम फर्स्ट आओगे तो हम सब लोग माउंट आबू चलेंगे घूमने के लिए। अब क्या हो रहा है, अगर हम बाहर जा रहे हैं, बच्चा वहां पे एजुकेशनल टूर भी आपका हो गया, क्वालिटी टाइम विद द फैमिली भी स्पेंड हो गया, और सारी चीजें एक साथ हो गई। हम इसको लिमिट कर देते हैं सामान दिलाने में। जिस आश्रम की मैं बात कर रही थी, जहां मैं काम करती हूँ, वहां पे मैंने डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी से ये बात सीखी है कि हम पेरेंटिंग नहीं करते हैं, हम फाइनेंसिंग करते हैं। तो वो बिल्कुल एक्ट वर्ड है, मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन है, इसके आगे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है कि हम रिवॉर्ड के नाम पे सिर्फ यही देते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, बहुत अच्छा मुझे लगता था कि अगर मैं फर्स्ट आती थी तो मुझे मेरे टीचर्स से बुक मिलती थी पढ़ने के लिए, दिखा स्टोरी बुक। देख, ये बेटर लग रहा है। और आज भी अगर मेरे बच्चे के फ्रेंड्स का बर्थडे होता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि मैं कोई बुक्स ला करके उसे दूं, तो वो पहले तो कहता है कि ये लोग क्या कहेंगे मेरे फ्रेंड्स कि हम बुक्स दे रहे हैं पढ़ने के लिए। मैंने कहा जिसको जो कहना है कहो, एक अच्छा पेन एंड विद अ बुक आप उसको वो गिफ्ट करो। वो लाइफ स्किल सेल्फ हेल्प बुक्स भी हो सकती हैं, वो अगर उसका कोई एनसाइक्लोपीडिया हो सकती है, अगर उसका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसकी एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए कोई बुक हो सकती है, रेफरेंस बुक हो सकती है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, छोटी छोटी से शुरुआत करके। तो हम बजाय सीधे पैसे पे आकर के एक्सपेंसिव चीजें देने के बजाय कुछ ऐसा, अगर तुम फर्स्ट आए तो तुम अपने इस वॉल को, इस कमरे की वॉल को अपने हिसाब से पेंट कर सकते हो। जो मैं तुम्हें स्क्रिबलिंग करने को मना करती थी ना, तुम्हारे जो मर्जी आए तुम बनाओ, तुम्हें पूरी लिबर्टी, मैं उसको, तुम कोई पेंटिंग बना सकते हो चाहे कितनी भी खराब हो, मैं उसको फ्रेम कराऊंगी एंड आई विल हैंग इट इन माई ड्रॉइंग रूम। हम इस तरीके का क्यों नहीं, हम एक्चुअली हम हर चीज ना पैसे से तौलते हैं। जैसे किसी की जॉब लगती है तो हम ये नहीं पूछते तुम्हारा प्रोफाइल क्या है, हम पूछते हैं सैलरी कितनी है। तो हमें ना एक्चुअली पूरे माइंडसेट को बदलना होगा। हर चीज, मैं मानती हूँ अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, लेकिन क्या जिन जिन देशों में बहुत मनी है या जिन जिन घरों में बहुत पैसा है, क्या सारे सुखी हैं? इसका मतलब है ना कि पैसे से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। हम वो चीज छोड़ देते हैं। और यही जो बात मैं कह रही थी ना, चिल्ड्रन लर्न थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, ये छोटी छोटी बातें जिसे हम रियलाइज नहीं करते कि आईफोन दिला देंगे या हम कुछ ऐसी चीज दिला देंगे, या सैलरी कितनी है। पहली चीज, सैलरी मिलेगी, अच्छा इसका पैसा मिलेगा, एक एक कहीं से कुछ आया है काम करने के लिए, थीसिस करेक्ट करने के लिए आई, इसका कितना पैसा मिलेगा? अरे पैसा के कुछ सोशल वर्क के लिए भी तो हम कोई काम कर सकते हैं। जी, और ऐसे ही मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि बहुत सारे लोग ना पूरा, जब तक सोसाइटी का माइंडसेट ना चेंज हो जाए, कुछ चीजें करनी पड़ती है, पर बीच बीच में से युक्तियां निकालनी चाहिए उसमें। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को ये डर होता है कि अगर लड़की या लड़के के लिए कोई रिश्ता देखा जा रहा होता है तो वो चाहते हैं कि वो एट प्रेजेंट में कहीं जॉब में हो, क्योंकि आजकल वर्किंग एनवायरनमेंट है तो हर कोई चाहता है कि मुझे वर्किंग वाइफ भी मिले। तो जबरदस्ती पेरेंट्स जो हैं, या वो द गर्ल इन क्वेश्चन ऑल्सो जबरदस्ती कोई कोर्स ज्वाइन कर लेगी या कहीं जॉब ज्वाइन कर लेगी टू शो कि आई एम डूइंग समथिंग। अरे अगर मान लीजिए वो कोई सोशल वर्क कर रही है, तो क्या हमारी सोसाइटी इतनी ओपन नहीं है कि इस बात को एक्सेप्ट कर सके कि यस द गर्ल इज डूइंग सम चैरिटी, शी इज रनिंग एन एनजीओ, वो वहां पे वॉलंटरीली काम कर रही है। तो
लोग क्यों नहीं समझते? मतलब ये तो वो हस्बैंड, जो प्रोबेबल हस्बैंड है, वुड बी हस्बैंड है, वो ही नहीं समझेगा तो बेचारे पेरेंट्स तो मजबूर हो जाते हैं फिर ऐसा करने के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है। तो मतलब हर चीज जो है ना घूम फिर के पैसे के लिए आ जाती है। हाँ जी, हाँ इससे बाहर जब तक, और चाहते हम ये है कि बड़ा प्रशंसा हम बहुत करते हैं उन लोगों की, उन संतों की जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, बहुत तारीफें करते हैं। बच्चों, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको मॉरल स्टोरी से भी वही सुनाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बच्चा हो अपने घर में हाँ जी, दे के बताना, अगर मम्मी ने टिफिन में भी कुछ रख दिया है अच्छा, तो पूछती है सारा अकेले ही खाया था या शेयर कर दिया था। तो जी, हमें ना बहुत छोटी छोटी बातें जो हम बच्चों के अंदर ऐसे बीज डाल देते हैं, फिर वो बाद में वो बच्चा पड़ोसी से शेयर ना करने के बाद एक मकाम ऐसा आता है जब वो अपने माता पिता के साथ भी अपनी चीजें शेयर करने को तैयार नहीं होता। जी, 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 जी। काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया मैम। मैम हाल ही में मैं मेरी एक स्कूल टीचर से बात कर रहा था। तभी वो ये कह रही थी कि अभी फ़िलहाल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन वो मैथ साइंस पढ़ाती हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनको जो है ना जब भी वो ऑनलाइन पढ़ा भी रही हैं तो उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि बच्चा जो है एक दिन थोड़ा ऐसा बैठ जाता है, दूसरे दिन प्रोबेबली वो सामने नहीं है फिज़िकली, तो उसकी जो रुचि डेवलप नहीं हो रही है, ठीक है? तो वो कह रही हैं कि ये जो रुचि है, ठीक है, पढ़ने के लिए टेस्ट फॉर लर्निंग, ये कैसे डेवलप किया जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? मतलब क्योंकि ये तो अचानक नहीं हो सकता, राइट? इट विल टेक सम टाइम। तो दिस टेस्ट फॉर लर्निंग, और एनईपी भी यही कहता है कि हमें बच्चों को कैसे सीखना है, ये सिखाना है कि हाउ टू लर्न, राइट? तो हाउ डू वी गो अबाउट विद इट एज पेरेंट्स? हाउ डू वी गो अबाउट विद इट? देखिए, हाउ टू गो अबाउट लर्निंग, बच्चे को कैसे हम मोटिवेट करें, आप यही पूछना चाह रहे हैं ना, कैसे बच्चे को मोटिवेट करें लर्न करने के लिए? जी, जी, टेस्ट फॉर लर्निंग कैसे डेवलप किया है? मतलब अभी। टेस्ट फॉर लर्निंग कैसे डेवलप करें? जी, देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, एक रोना आता है और एक शक करना आता है, उसके जी, अलावा उसे कुछ नहीं आता। जी, बाकी सारी चीजें वो इसी समाज में ही सीखता है और हम ही सिखाते हैं, हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पे पेरेंट टीचर्स, जब से ये ऑनलाइन माध्यम हुआ है, पेरेंट्स और टीचर्स का इंटरेक्शन तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। हाँ जी, तो सबसे पहले तो टीचर्स को, पेरेंट्स को भी ये कहना होगा, और पेरेंट्स की भी अपनी जिम्मेदारी है, चाहे टीचर्स कहें या ना कहें, कि वो घर पे भी समय समय पर मॉनिटर करते रहे कि बच्चा पढ़ रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। हुँ, क्योंकि हम उसको छोड़ देते हैं, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस में कमरा बंद हो गया, अब हुँ, वो ऑनलाइन क्लास में बच्चा क्या कर रहा है, वो पढ़ ही रहा है या सो गया है या कुछ और देख रहा है नेट पे, इस पे हमारा ध्यान नहीं है। तो हाँ, एक तो ऐसे ऑनलाइन माध्यम पे कैसे डेवलप करना चाहिए, उसके लिए तो पेरेंट्स का भी एक सपोर्ट होना चाहिए घर से भी, कि वो मॉनिटर करते रहें। इसके अलावा कैसे टेस्ट डेवलप करें लर्न करने में, इसके लिए हमें पूरे दिन को एक टाइम टेबल में बांटना होगा। एक्चुअली क्योंकि मेरा खुद का बच्चा पढ़ता है ऑनलाइन, तो मैं देखती हूँ जी, कि टीचर्स क्या करते हैं, पीपीटी बनाने को दे देते हैं, जैसे कि एनईपी में भी लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो या डिस्कशन बेस्ड लर्निंग हो। जी, अब डिस्कशन बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या निकाल लिया गया अनफॉर्चुनेटली, कि बच्चों को ग्रुप्स बना दिए गए और हुँ, हुँ, बच्चों से कह दिया गया कि आप इस टॉपिक पे पीपीटी बनाइए, हुँ, हुँ, और हुँ, हर एक ग्रुप का पीपीटी प्रेजेंटेशन होगा। हुँ, हुँ, अब मैं आस्तिक के बारे में ही बता रही हूँ कि आपने नाम लिया है उसका, इसलिए मैं नाम लेके बता रही हूँ कि वो क्या करता है, जब उसकी बारी आएगी तो वो अपना पीपीटी बोलता है, बाकी पीपीटी सुनता ही नहीं, हाँ और जी, वो कुछ और कर रहा होता है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अधिकतर बच्चे यही कर रहे होते हैं। जी, तो ये पीपीटी एक्चुअली डिस्कशन बेस्ड कहाँ हुआ? हुँ, पीपीटी बनाना इज एज गुड एज रीडिंग फ्रॉम अ बुक, जी, रादर एज बैड एज रीडिंग फ्रॉम अ बुक। तो वो जी, डिस्कशन वाला जो बात आपने कही थी ना, कि पॉलिसी तो बन गई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी, हमने क्या किया, डिस्कशन बेस्ड है तो पीपीटी बनाओ। हाँ जी, किसी पीपीटी से कोई डिस्कशन नहीं होता। बच्चे बच्चे बहुत स्मार्ट है आजकल के, मैंने देखा है ना मेरे घर में क्या होता है, 5 लोगों का एक ग्रुप बनता है, बच्चे पांचों को एक एक टॉपिक बांट देते हैं, जी, और वो कहते हैं तुम इस टॉपिक पे तुम नेट से ढूंढ करके लिख लेना, तुम इससे ढूंढ के लिख लेना, तुम इससे ढूंढ के, डिस्कशन ही नहीं हुआ। हाँ जी, डिस्कशन तो तब होगा ना जब पूरा टॉपिक इन कॉन्ग्रुएंस सारे लोग डिस्कस करें और तब कहें कि अच्छा किसमें क्या लिख रहे हैं। तो ये पीपीटी कल्चर मुझे समझ में कभी नहीं आता स्कूल्स में। तो इसके लिए टीचर्स को ही कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना होगा कि टॉपिक क्लास में डिस्कस किया जाए, क्लास में चैप्टर रीड करवाया जाए सबसे,
कि सब लोग, और रैंडमली मैं किसी से भी कह सकती हूँ कि वो चैप्टर रीड करना है, और ये लिमिट ही ना हो कि ये नेक्स्ट की टर्न आएगी, वो कहीं से भी हो सकता है। तो एवरी चाइल्ड विल पे अटेंशन टू लर्निंग। और उसके बाद हर एक क्लास में देखिए, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ना ढेरों एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं, फ्रॉम लिटरेचर, फ्रॉम फिल्म्स, फ्रॉम स्टोरीज, कुछ भी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, चाहे पढ़ाया कम जाए, लेकिन पढ़ाया उस तरीके से जाए कि दिमाग में पैबस्त हो जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि टीचर्स ऐसे ऐसी चीजें निकाल के लाएं कि अच्छा हम एक क्विज करेंगे, इस टॉपिक पे क्विज करेंगे जो हमने आज पढ़ लिया। अब इस बच्चों को हमेशा इंटरेस्ट आता है क्विज में, तो इस तरीके की एक्टिविटी में, किसी एक्टिविटी में, अब एक्टिविटी के नाम पे पीपीटी इज नो एक्टिविटी, तो हम क्विज करेंगे। क्विज भी बच्चे ही बनाए, ये नहीं कि टीचर बना रही है क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस बनाएंगे, एक क्लास को डिवाइड कर दिया गया, ये टीम ए है जो क्वेश्चंस बनाएगा उस टॉपिक पे, टीम बी है जो उसके आंसर्स ढूंढेगा, और हम क्विज करेंगे। नेक्स्ट टाइम टीम बी क्वेश्चंस बनाएगा, टीम ए आंसर करेगा। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे कोई अगर टॉपिक पढ़ाया जा रहा है क्लास में, सपोज सोलर सिस्टम पे पढ़ाया जा रहा है, तो हम बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद हम बच्चों से कह सकते हैं कि आजकल सब बच्चों बहुत स्मार्ट हैं, उनके पास स्मार्टफोन्स हैं, कि आप अपने पेंट बॉक्स से या कैसे भी अपने, चाहे अपने पेपर पे एक सोलर सिस्टम बनाएंगे और उसको स्क्रीन पे दिखाएंगे, और जो जो मैंने बताया था वो करेंगे। तो पीपीटी से स्विच ओवर करें हम। हाँ जी। तो अगर हम इस तरीके के काम करेंगे, या जैसे हमने कोई हिस्ट्री का कैरेक्टर पढ़ाया, तो अगर हमने पढ़ाया तो हम कहें कि अच्छा आपने पूरा समझ लिया, सुन लिया, अब जैसा वो फोटो में दिखता है वैसा अगर बनाना हो, और उसके बारे में एक कॉमिक कैरेक्टर क्रिएट करें। सपोज कोई कॉन्वर्सेशन है बिटवीन टू हिस्टोरिकल फिगर्स, ठीक है, तो हमने कहा कि वो दो कैरेक्टर्स को बनाओ और उनके बोले हुए डायलॉग्स जो है वो दोनों कॉमिक्स की तरह स्ट्रिप्स में लिखो, ठीक है, और फिर किसका कैरिकेचर सबसे अच्छा होगा उसको अपलॉड मिलेगा क्लास से, ठीक। तो कुछ ऐसा होना चाहिए। तो हम वो चीजें नहीं करते, बच्चों के पास भी ऑफ स्क्रीन टाइम हो ना, हम होमवर्क भी ऐसा देते हैं बच्चों को जिसमें वो फिर ऑन स्क्रीन ही बैठ गए। अगर हम बच्चों को कुछ ड्रॉ करने को देंगे तो उनकी क्रिएटिविटी एनहांस होगी। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ कि आपने जो बोला हाउ टू डेवलप टेस्ट इन लर्निंग, जी। टेस्ट डेवलप इन तरीकों से तो होता ही है, लेकिन अगर लर्निंग में टेस्ट डेवलप करना है तो लर्निंग should be accompanied by practice, and practice of what? Practice of any art and indulgence, involvement in any sports। जी। ये दो चीजें अगर बच्चे के पास हैं, कोई भी एक्टिविटी, कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर वो करता है, और कोई भी आर्ट फॉर्म, चाहे म्यूजिक हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, व्हाटएवर, अगर वो ये दो करता है, उसका टेस्ट ऑटोमेटिकली लर्निंग में भी डेवलप हो जाता है। लेकिन उसे सिखाना क्या होगा, यहाँ पेरेंट्स का रोल है। मान लीजिए किसी बच्चे को किसी फिल्म में इंटरेस्ट है, उसको फिल्म्स में इंटरेस्ट है, वो सिर्फ फिल्म तक ही मत सीमित रखिए, उसको फिर ऐसे मोटिवेट करिए। वो जो स्टिमुलस देने की बात थी, उसे मोटिवेट करिए। अच्छा, डू यू थिंक व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सिनेमेटोग्राफी ऑफ दिस फिल्म, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस फिल्म, इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक देखा, क्या ये अप्रोप्रिएट था इसके हिसाब से, क्या इस एक्टर को इस फिल्म के अलावा कहीं और अवार्ड मिला है क्या, डिड यू लाइक द एक्टिंग ऑफ द लीडर ऑफ द लीड रोल। अगर बच्चा कहता नहीं ओवर एक्टिंग कर रहा था, हाँ मुझे भी लग रहा था ओवर एक्टिंग, तो फिर तुम कैसे करके दिखाओगे इसी रोल को। अब आपने उसको एक फिल्म देखने की हैबिट को एक अपने आप में पूरा इंस्टीट्यूशन बना दिया। तो आपने क्या किया, उसका माइंड शार्प कर दिया, उसका ब्रेन शार्प कर दिया, उसको क्रिटिकल थिंकिंग सिखा दी, उसको एनालिटिकल थिंकिंग सिखा दी, और ये उसके हर सब्जेक्ट को पढ़ने में काम आएगा, नॉट ओनली इन फिल्म्स। भाई एक बार ब्रेन शार्प हो गया तो ब्रेन शार्प होने के बाद तो वो हर चीज अच्छा कर लेगा। तो हमें इस तरीके से पेरेंट्स को, टीचर्स को एक कॉन्ग्रुएंट अप्रोच के साथ चलना होगा। तो हम क्या करते हैं कि बच्चे को फिल्म देखने का शौक है, गाना गाने का शौक है, तुम गा लो बस, पर गाने में भी पूरा, अच्छा तुमने ऐसा कोई गाना ट्राई किया जिसमें सरगम होती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ना इंटरेस्ट लेना पड़ेगा पेरेंट्स को पेरेंटिंग करने में। तो इसके बारे में मैं थोड़ा समराइज करना चाहूंगा। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि एक तो क्रॉस सब्जेक्ट एग्जाम्पल्स दें, कि सब्जेक्ट्स को जो है एकदम कंप्लीटली सेपरेट ना रखें, कि हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री ही अलग ही है,
इंग्लिश पूरा ऐसा अलग ही नहीं रखना है, क्रॉस सब्जेक्ट्स एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो मिक्स हुआ तो भी चलेगा। प्लस जो कुछ भी थॉट, जो कुछ भी सीख रहे हैं उसके साथ उनकी एक्शन भी होना जरूरी है, क्योंकि आपने आर्ट और स्पोर्ट्स के थ्रू आपने कहा, तो इससे शायद से और रुचि डेवलप होगी और उनका जो लर्निंग है थोड़ा और उनके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ मैम? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लर्निंग में ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड इमोशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इमोशंस वाला पार्ट जो है वो टोटली पेरेंट्स और टीचर्स के हाथ में होता है। किसी चीज में इंटरेस्ट तभी आता है जब हम उस टीचर से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो उसका सब्जेक्ट भी अच्छा है, ठीक है ना। और जो ब्रेन वाला पार्ट है जहां से लर्निंग आएगी, वो हमने शार्प कर दिया बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज। जी, अभी ये मैम अदर एक्टिविटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आजकल जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट ये शब्द जो है हर जगह पे, मतलब पहले तो इसके बारे में शायद से साइकोलॉजी में भी ठीक तरीके से ऑलरेडी उसके बारे में बात की गई है, लेकिन उस होलिस्टिक डेवलपमेंट को आजकल सब लोग मार्केटिंग के तौर पे बहुत ज्यादा उछालते हैं, सारे नए स्कूल सब लोग, कि हमारे स्कूल में आएगा तो बच्चा होलिस्टिकली डेवलप होगा, ठीक है। और सब लोग ही बोल रहे हैं कि बच्चे को होलिस्टिकली डेवलप करना है। तो पेरेंट्स आजकल के ये समझ रहे हैं कि होलिस्टिकली डेवलप करना यानी कि बच्चे को सब कुछ आना जरूरी है, तो इसके मद्देनजर वो बच्चे को हर टाइप के क्लास में डाल देते हैं, सिंगिंग में डालते हैं, बैडमिंटन में डालते हैं, सारे क्लासेस में डाल देते हैं। तो अभी फिर ये जो है इस चीज को कैसे एड्रेस करना है कि ठीक है हमें जेन्युइनली उसको डेवलप करना है होलिस्टिकली, फिर ये कैसे डिटरमाइन करे कि क्या लेवल ऑफ एक्टिविटी रखना है, किस चीजों में बच्चे को इन्वॉल्व करना है, ये कैसे डिटरमाइन किया जाए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना होगा होलिस्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है। जी। आमतौर पे लोग वही सोचते हैं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया इस चीज को, कि लोग ये समझते हैं कि हमारा बच्चा हर चीज में जाए, उसको स्विमिंग भी आती हो, उसे हॉर्स राइडिंग भी आती हो, उसको सारे एक्टिविटीज आती हो, तो वो उसका ना हर जगह उसका एडमिशन कराते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। लेकिन उनको ये समझना होगा कि होलिस्टिक वर्ड का मतलब क्या है। देखिए, एक लाइन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये लाइन का जो मतलब है, यही मतलब है होलिस्टिक का। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, सिर्फ मुझे कुछ नहीं आता, ना मुझे हॉर्स राइडिंग आती, ना मुझे क्रिकेट खेलना आता, ठीक है, मुझे नहीं आता ये सब, लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ एंड आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, तो क्या आप कह सकते हैं मेरा डेवलपमेंट होलिस्टिक नहीं है? नहीं। मैं एक रियल एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे नहीं आती हॉर्स राइडिंग, ठीक है, मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, मुझे बैडमिंटन खेलना नहीं आता, मुझे स्पोर्ट खेलना नहीं आता, लेकिन क्या मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं है मेरा है? क्यों? दिक्कत कहाँ है? हमारे आजकल की जो जनरेशन के पेरेंट्स हैं, वो ये चाहते हैं मेरा बच्चा ऑलराउंडर बन के निकले। ये जो ऑलराउंडर वर्ड है, इसके साथ साथ एक और कहावत भी तो है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो हम सब कुछ सिखा दे, मास्टरी किसी में भी ना हो, उससे क्या फायदा है? दूसरी चीज, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसका मतलब होता है कि जितने भी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, वो सब साथ साथ होते हैं एंड दे आर इंटरकनेक्टेड। उसमें कुछ अलग से नहीं करना होता है। जैसे अगर मैं बच्चों की डेवलपमेंटल स्टेज की बात करूं, तो जब बच्चा खाना खाता है, अपनी मम्मी के हाथ से खाना बैठ के खाता है, तो वो क्या हो रहा है उस वक्त? उसकी ग्रोथ के लिए बॉडी को खाना मिल रहा है, ठीक है, तो फिजिकल ग्रोथ की बात हो गई। माँ के हाथ से मिल रहा है, प्यार से मिल रहा है, इमोशनल ग्रोथ हो गया। अगर वो खाना पौष्टिक है, माँ को पता है क्या देना है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, उसका ब्रेन शार्प होगा, उसे पता है 5 बादाम मम्मी खिला रही है, ब्रेन शार्प होगा, ठीक है ना। अब हम क्या समझते हैं होलिस्टिक का मतलब? इसे सब कुछ आता हो। सब कुछ तो किसी को नहीं आया आज तक। होलिस्टिक का मतलब होता है हम जो भी एक्टिविटी करें, ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें मैक्सिमम साइट्स ऑफ डेवलपमेंट एक साथ कवर हो, बिकॉज ऑल डेवलपमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। इससे सिंपल एग्जांपल क्या होगा? खाना खाने का। इस एक खाना खाने से, और जैसा अन्न वैसा मन, ये भी आपने सुना है। तो अगर हम इसी में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो जाएगा बच्चे का। अगर हमने खाना खाते वक्त प्रेयर करके खाना खाया कि आपने मुझे जो भी दिया उसके लिए ईश्वर आपका धन्यवाद, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो गया? इसके बाद अगर आपने कह दिया कि शेयर करके खाना है, आपने सोशल डेवलपमेंट भी कर लिया बच्चे का, ठीक है।
तो एक खाने की एक्टिविटी से आपके सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट सारा हो गया। दिस इज नोन एज होलिस्टिक डेवलपमेंट, ना कि जो मार्केटिंग आजकल लोग कर रहे हैं कि ऑलराउंडर बच्चा उत्पन्न करना जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट, तो वो होलिस्टिक होता है। तो यहाँ पेरेंट्स को ये समझना होगा व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऐसी एक्टिविटी में बच्चे को डालना जो जिससे सब कुछ एक साथ करे, और वो फिर आपके हाथ में है। देखिए हमारे यहाँ जो संस्कृति है उसमें जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, अगर उस वक्त वो गायत्री मंत्र का या ओम का उच्चारण भी करती जाती है या उसके कानों में भी पड़ता है, तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है। यहाँ तो रिसर्चेस है, चलो वेस्ट की बात कर लें, हो सकता है कि हमेशा इंडियन चीजों के पीछे पड़ी है, हम वेस्ट की बात कर लेते हैं। वेस्ट के रिसर्चेस ये कहती है कि अगर आपके गाय के तबेले में, भैंसों के तबेले में अगर म्यूजिक बजता है सूदिंग, ठीक है ना, सूदिंग म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत बजता है, तो वो ज्यादा दूध देती है। ये तो रिसर्च फॉरेन से आई है, ठीक है, इसको हम मान लेंगे हैप्पीली। तो जब भैंस पे, गाय पे असर पड़ सकता है किसी पॉजिटिव चीज का, तो बच्चों में क्यों नहीं पड़ सकता? पर शर्त क्या है कि हम उसको उस तरीके से करें, तभी तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ना कि हम सारी एक्टिविटीज में डाल दें और उसे एक मतलब रनिंग अराउंड दी कॉर्नर है वो बच्चा। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे घर जहाँ 4 से 5 ट्यूशन जाना है, 5 से 6 बैडमिंटन जाना है, 6 से 7 जिम्नास्टिक जाना है, इसके बाद डांस क्लास जाना है, बच्चा पढ़ के सो जाए। भगवान जाने क्या बनाना चाहते हैं उसको। जी जी मैम, थैंक यू वेरी मच। ये मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन था। जो आज हमारे साथ आज उपस्थित हैं जो लोग, उनमें से अगर कोई मैम को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं डायरेक्टली। किसी के पास भी अगर कोई भी क्वेश्चन है स्पेसिफिकली रिगार्डिंग पेरेंटिंग तो आप प्लीज पूछिएगा। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं शमी बोल रही हूँ। हाँ जी मैम, प्लीज बताइए। मैम मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे बच्चे गेम में सारा दिन इन्वॉल्व रहते हैं, वो उन्हें कैसे मतलब वहां से हटाया जाए? जी देखिए, ये जो सबसे पहले ना इन गेम्स के बारे में आपको पता करना होगा। आपने कहा ना मुझे ज्यादा पता नहीं है, सबसे पहले तो ये पता करिए इस गेम में है क्या, ठीक है। और इसके बाद आई होप कि मेरा अपना बेटा सुन ना रहा हो, क्योंकि मैंने बहुत सी स्ट्रैटेजीज इसमें से यूज करी हुई है उसके ऊपर। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, उसके जितने नेगेटिव एस्पेक्ट है ना वो ढूंढ ढूंढ के निकालने होंगे आपको। और अगर आप बुक्स पढ़ने की भी जरूरत है, अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च कर लेंगे ना कि ये गेम खेलने के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, आपको सब मिल जाएगा। बस आपको उसको बताना है इन साइड इफेक्ट्स को, और ये नहीं बताना कि मैंने पढ़ा था। आपको ये बताना है कि आपकी जानकारी में ऐसा हुआ था, और उसको नहीं बताना है बच्चे को। देखिए ये युक्तियां हैं, आप कभी भी बच्चे को बैठाल के अगर ये बताएंगे कि वो फला बच्चे के साथ ऐसा हुआ क्योंकि वो गेम खेलता था, बच्चा बहुत स्मार्ट है, वो समझ जाएगा आप उसे बेवकूफ बना रही है, ठीक है, या एक्चुअली वो जो आप कहना चाह रही है वो नहीं समझ पा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके घर में जो भी दूसरा व्यक्ति हो, आप उससे बात करिए, ये शो करते हुए कि वो बच्चा तो यहाँ है, आपने नोटिस ही नहीं किया। आपको अपने घर के दूसरे मेंबर से बिल्कुल नहीं ड्रामा सा क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए पेरेंटिंग इसीलिए एक तपस्या है, आपको सब कुछ करना पड़ता है और एक मदर को सब कुछ बनना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये कहना पड़ेगा, अरे आपको पता है कि आज तो बहुत ही परेशानी वाली बात हो गई, अभी अभी फोन आया था आशा का, वो ये कह रही थी कि उसके पड़ोस में जो बच्चा है उसको तो एडमिट करना पड़ गया हॉस्पिटल में, उसकी ब्रेन सर्जरी है कल। क्यों? अरे उसका जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन था बिल्कुल रेड हो गया है, वो सारी नर्व्स रेड हो गई है, थिक हो गई है, इतनी मोटी मोटी इंजेक्शन से वो निकालना पड़ेगा उसके अंदर का पस। ऐसा क्या हो गया? सारा दिन वो टीवी देखता था, सारा दिन गेम्स देखता था, समझा समझा के लोग हार गए। आई जस्ट होप, और इसके आगे उपदेश नहीं देना है, आई जस्ट होप कि सब ठीक से हो जाए। बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान वो दिन किसी के घर में ना, बच्चे की तरफ तो देखना भी नहीं है, आपस में ही बात करना है, और इसको इससे ज्यादा एग्जैजरेट भी नहीं करना है, बस वहीं पे छोड़ देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उसके बाद सेकेंड डे फॉलो अप, सेकेंड डे फॉलो अप, उसका ऑपरेशन हो गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा 72 आवर्स जो है वो रखना पड़ेगा अंडर ऑब्जर्वेशन, कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा।
देखिए बच्चे को डराना पड़ता है, यही हमारी इंडियन कल्चर है, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करना पड़ता है पेरेंटिंग में। कौन से वर्ड, डराना भी पड़ेगा, लाड़ भी लड़ाना पड़ेगा, डांटना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं मारने के, डिपेंड करता है कौन सी एज के बच्चे के साथ कैसे डील करें और बच्चा किस टाइप का है। मैम ठीक बच्चा है, तो मेरा अभी तो 10 इस साल का ही है। हाँ, तो आपको बस ये तरीका अपनाना है, बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। और जब आप जैसे ही वो गिव अप करे या उस दिन ना देखे, बस उसी दिन आपको इससे पॉजिटिवली इतना रीइंफोर्स कर देना है, ढेर सारे हग्स के साथ, कडल्स के साथ, कुछ अच्छी चीज बनाने के साथ कि, और ये नहीं कहेगी कि मेरा बच्चा अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बंद कर दिया गेम देखना ना। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि तुम बच गए इस समस्या से, ये कहना है। तो मतलब हमें ना उसी चीज को एक डिफरेंट एंगल से लेके जाना है, बच्चों को ये पता नहीं चलना चाहिए सारा प्लान हो रहा है जी और ये समस्या सॉल्व हो जाए। इसे कहती हूँ मैं युक्तियां निकालना, तो ये युक्ति है। जी जी जी, थैंक यू मैम। शैली मैम पूछिएगा। राम राम, मैं ये पूछना चाहती हूँ माँ से कि जैसे स्पेशली ये होता है कि पेरेंट्स अपने एज ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोसाइटी में और बच्चे अपने एज ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और मतलब चाहे वो आपस में पॉजिटिव चीजें करने की कोशिश कर भी रहे होते हैं, फिर भी वो सोसाइटी को देख के मिसगाइड हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? मतलब ये तो समझ में आया, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पर मतलब कहाँ क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं मतलब क्लियर है मुझे। अच्छी आदतें जैसे लाइक एक होते हैं कि हम अच्छे रूटीन से चल रहे हैं, सुबह में टाइम से उठ रहे हैं, सब अच्छे से अच्छी हैबिट सीख रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है, शॉर्ट टर्म प्रोसीजर नहीं है। अब लॉन्ग टर्म प्रोसीजर में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, लाइक मेरा ये फ्रेंड तो ऐसे कर रहा है, मेरा वो फ्रेंड तो ऐसे कर रहा है, मैं ये हैबिट क्यों यूज करूं, मतलब इतने लॉन्ग टर्म तक क्यों करूं, इससे कोई फायदा नहीं है। इस तरह की मतलब चीजें हम लॉन्ग टर्म तक कैसे लेकर जाएं, जो अच्छी हैबिट जो है, मतलब लाइक एक बार डल जाए तो वो हमेशा के लिए रहे, वो छूटे ना। हाँ जी, इसके लिए ना देखिए मैं ऐसा मान के चलती हूँ, क्योंकि मेरा हर चीज का रूट में है वो इंडियन कल्चर है, ठीक है। एक जमाना था जब हम ये कहा करते थे कि जो इंडियन ब्रेन्स हैं, भारतीय मस्तिष्क हैं, वो इतने उन्नत, इतने हाईली डेवलप्ड हुआ करते थे कि श्रुति परंपरा रहा करती थी हमारे यहाँ। गुरुओं ने कही और शिष्यों ने उसको ट्रांसफर किया अपने भी नेक्स्ट जनरेशन को। लिखा कहा जाता था पहले हमारे यहाँ, ठीक है। उतना हाई ऑर्डर का हमारा ब्रेन हुआ करता था। ऐसे हाई ऑर्डर ब्रेन्स को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होती। हम क्यों दूसरों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, हमारा मनोबल कमजोर ही क्यों होता है, पहली चीज तो ये है। जो लोग बुरे हैं उनका मनोबल तो नहीं टूटता बुराई करने से, हमारा क्यों टूट जाता है? इसका मतलब है हमारा मन कहीं कहीं झुक रहा होता है, हम कहीं कहीं ठेले जा रहे हैं अच्छे बनने के लिए, ठीक है। तो पहले तो उस पे काम करेंगे। अब जब हम बात पेरेंटिंग की कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मेरी इस बुरी आदत का अगर मैं पढ़ रहा हूं, इसका फॉल किस पे आएगा, हु इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, उस बच्चे पे। तो अगर आप एक अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे का मुंह देख करके सारी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज, आप जैसे बुरे लोगों के साथ रह करके उनके टेम्पटेशन में फंस जाते हैं, तो दुनिया अच्छे लोगों से भी खाली नहीं है। ऑलवेज बी इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ बैठना, सत्संग जाना, सत्संग का मतलब सत्य के साथ बैठना, अच्छे मित्रों के साथ बैठना। इसीलिए अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप, सुना होगा आपने। तो गुड कंपनी में रहना, अच्छे लोगों के साथ, जब आपको पता है कि आपका डिटर्मिनेशन कभी भी डवाडोल हो सकता है, तो स्टॉप मीटिंग दोज पीपल जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अच्छे लोगों की संगत में बैठना शुरू कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग हैं जो सवेरे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाने में आलस्य महसूस करते हैं। एक दिन जोश में आता है कि हम मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, हेल्थ अच्छा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, अगले दिन फिर नींद आ जाती है, हम नहीं जाना चाहते। ऐसे में क्या होता है, मॉर्निंग मोटिवेशन में हम मॉर्निंग वॉकर्स का एक ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अकेले टहलने जाने में हम कभी भी डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने मॉर्निंग वॉकर्स का एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया जो एक दूसरे को सवेरे फोन से जगा देता, चलो चलो, जिस किसी का मन भी नहीं होगा, नहीं नहीं चलना है, कुछ नहीं होता, आकर के दोपहर में सो जाना आज,
ठीक है, आज 2 किलोमीटर नहीं जाएंगे, आज 1.25 ही जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए जहां से आपका रूटीन बनता रहे। तो यही पेरेंटिंग में होगा कि हम बच्चे से तो कहते हैं कि बुरे बच्चों का साथ छोड़ दो, वो अच्छा बच्चा नहीं है, लेकिन हम किस कंपनी में जा रहे हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उस पे हम ध्यान नहीं देते। दूसरी चीज, आपके इस बात से मुझे एक लिबर्टी मिल गई है एक बात और कहने की, कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंकिंग या अल्कोहलिज्म में नहीं होते हैं, लेकिन वो किसी सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स में पार्टीज में जाने में संकोच महसूस करते हैं कि वहां सब ड्रिंक कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है सब कर रहे हैं। और ये लाइन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब लोग कहते हैं कि सोसाइटी में करना पड़ता है। व्हाट डू यू मीन बाय करना पड़ता है? इसका मतलब है आपका कॉन्फिडेंस लो है। अगर वहां पे आपकी टेबल पे 8 लोग अगर ड्रिंक्स ले रहे हैं, हार्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, आप 90 व्यक्ति उसी टेबल पे सॉफ्ट ड्रिंक या पानी के ग्लास से भी बैठ के क्यों नहीं कॉन्वर्सेशन में रह सकते हैं, क्यों नहीं कुछ बातचीत कर सकते हैं? तो ये हमारा कॉन्फिडेंस एक्चुअली लो है। हमें लगता है कि ग्लास में वाइन का, हाथ में वाइन का ग्लास होने से ही हमारी एक्सेप्टेबिलिटी होगी हमारी सोसाइटी में। तो एक्चुअली ये हमारी कमी है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे मैंने बात करी थी जब गिरीश जी बात कर रहे थे कि अगर हमने ब्रेन को शार्प कर लिया अपने, तो हम सारी चीजें खुद ब खुद लर्न कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हमने कॉन्फिडेंस अपने अंदर जनरेट कर लिया तो हमें कोई शर्म नहीं आएगी, हम जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे, हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। हमारा लो कॉन्फिडेंस ही हमें दूसरों की तरफ आकर्षित करता है। जी, मेरा एक क्वेश्चन और है जी। जैसे अभी हमारी जनरेशन फिर भी मतलब लाइक इंडियन कल्चर के उनको हमारी जनरेशन ने देखा हुआ, बट जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो ज्यादातर वेस्टर्न चीजें और इस तरह के टेक्निकल गैजेट्स वगैरह के टच में ज्यादा रहेंगी, और उनको जो है टैकल कर पाना आई थिंक, क्योंकि वो ज्यादा बाहर की चीजों से इन्फ्लुएंस होंगी। तो जैसे पेरेंट्स का तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन क्योंकि वो जनरेशन जो है स्टार्टिंग से उन्होंने इस तरह का माहौल नहीं देखा होगा, तो उसमें उनके फ्रेंड्स वगैरह का इन्फ्लुएंस अगर उन पे होता है तो कैसे करना चाहिए? देखिए, कैसे करना चाहिए इस पे तो हमने बहुत देर बात करी, लेकिन यही इसी के लिए तो ये शो हो रहा है, या ऐसे बहुत सारे जो टॉक शोज हैं जिनमें हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट के इन्फ्लुएंस में है। यहाँ आपने एक लाइन बोली कि आजकल की जो जनरेशन है, जो यंग बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा गैजेट्स के टच में है। तो गैजेट्स के टच में होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गैजेट्स के टच में हमेशा रहना बुरी बात है। ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो हमारे देश की भी उन्नति तभी होगी जब हम टेक्नोलॉजिकल स्पीयर्स में भी आगे काम करेंगे। तो गैजेट्स के साथ रहना दिक्कत नहीं है, लेकिन गैजेट्स के साथ हमेशा रहना एक दिक्कत है। फिर इस तरीके की, जैसी आज ये भाषा लैब वालों ने एक अच्छी कोशिश करी है, ऐसे तमाम और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इस चीज की बातचीत हो रही है। फिर हम और आप आप तो छोटे बच्चे हो अभी, तो आप जिस जनरेशन के हो, जब आप ये चीजें अभी समझ लोगे तो व्हेन यू विल कम इनटू दैट रोल ऑफ वुड बी पेरेंट्स, ठीक है, तो आप इस चीज को कभी ट्रांसफर नहीं करोगे आगे। इसीलिए पीढ़ी निर्माण कोई एक पीढ़ी का काम नहीं होता। कम से कम एक अच्छा नागरिक बनाने में 2 से 3 पीढ़ियां स्वाहा करनी पड़ती हैं, तब जाके एक देश का अच्छा नागरिक बनता है। तो ये ओवरनाइट चेंज पॉसिबल नहीं है। पहले खुद को बदलना होगा, उसके बाद आप पूरे सिस्टम को, पूरे सिनेरियो को बदल पाएंगे। तो इस, अगर बच्चों को अच्छा बनाना है कि वो बाद में जाके हमारे देश के अच्छे नागरिक बने, अपना जिंदगी भी अच्छे से बिताएं, देश के लिए भी अच्छे उपयोगी सिद्ध हो, तो उसके लिए आपको, आपके नेक्स्ट जनरेशन को, आपकी मम्मी पापा वाली जो जनरेशन है उनको, ये कम से कम 3 पीढ़ियां जाएंगी, तब जाके चौथी पीढ़ी ऐसी होगी कि हमें लगेगा कि हमारा देश वापस विश्व गुरु बन गया। तो अभी तो टाइम है, लेकिन वो एफर्ट्स अभी से शुरू हो जाने चाहिए। ठीक है जी जी मैम, थैंक यू वेरी मच। आज आप हमारे साथ जुड़ी, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके जो इनपुट्स हैं वो बिल्कुल इनवैल्यूएबल हैं। थैंक यू वेरी मच मैम।